हेलो फ्रेंड्स, आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। औद्योगिक क्रांति वो समय था जब 18वीं और 19वीं सदी के बीच पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव हुए। इसका प्रारंभ 18वीं सदी के मध्य इंग्लैंड में हुआ और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। औद्योगिक क्रांति ने कृषि आधारित समाज को उद्योग आधारित समाज में बदल दिया, जिससे उत्पादन, व्यापार, जनसंख्या के जीवन स्तर में बड़ा परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति शब्द का संदर्भ में उपयोग सबसे पहले अर्नोल्ड टायनबी है ना, अर्नोल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में सन 1844 में किया था, है ना। तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नोल्ड टायनबी ने किया था। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो सबसे पहले कारणों में माना जाता है कृषि सुधार, है ना। जैसे जैसे कृषि में सुधार होता गया, कच्चा माल प्राप्त होता गया और उद्योगों की स्थापना होती गई। कच्चे माल से जो परिष्कृत माल बनाया जाता है ना, परिष्कृत माल बनाया जाता है वो उद्योगों के माध्यम से बनाया जाता है। इसी संदर्भों में उद्योगों की स्थापना हुई। कृषि में सुधारों से खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और मजदूरों की उपलब्धता बढ़ी। इससे कृषि से जुड़े लोग उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हुए। तो इस तरह से कृषि सुधार औद्योगिक क्रांति का आधार बना। प्रौद्योगिकी और नवाचार, मशीनों और नए तकनीकी आविष्कारों जैसे कि स्पिनिंग जेली, भाप इंजन, बिजली के विकास ने उत्पादन की गति को तेजी से बढ़ाया। इनसे श्रम की आवश्यकता कम हुई और उत्पादन लागत कम हुई, है ना। प्रौद्योगिकी और नवाचार मतलब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने क्या करा, मशीन आधारित उत्पादन को बढ़ावा दिया, है ना। नेक्स्ट आता है कच्चे माल की उपलब्धता। इंग्लैंड के पास भरपूर कच्चा माल जैसे कि कपास, कोयला और लोहे की उपलब्धता थी। ये उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ा कारक था। दूसरी बात हम ये देखिए कि कच्चे माल की उपलब्धता इंग्लैंड को कैसे प्राप्त हुई। इंग्लैंड ने अपने वैश्विक स्तर पर उपनिवेश बना रखे थे, है ना, वैश्विक स्तर पर अपने उपनिवेश बना रखे थे। तो इन उपनिवेशों से वो कच्चा माल प्राप्त करता था, है ना, उपनिवेश बना रहे थे तो इन उपनिवेशों से वो कच्चा माल प्राप्त करता था। जैसे भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था तथा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से बने उत्पाद भारत में भेजे जाते थे, है ना। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति को व्यापक आधार तैयार हुआ। पूंजी निवेश, व्यापार और उपनिवेशों के कारण इंग्लैंड में भरपूर पूंजी का संचय हुआ, जिससे उद्योगों में निवेश को बढ़ाना है। व्यापार और उपनिवेशों के कारण इंग्लैंड को अत्यधिक पूंजी की प्राप्ति हुई और इस पूंजी को उद्योगों में लगाया गया। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के विकास ने उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की। नेक्स्ट आता है समुद्री मार्गों का विकास। इंग्लैंड के पास समृद्ध समुद्री मार्ग और बंदरगाह थे, जिससे व्यापार आसान हो गया। इससे उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल लाना और उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात करना संभव हुआ, है ना। तो समुद्री मार्ग, आप अगर इंग्लैंड की अवस्थिति देखोगे तो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो है ना। समुद्री मार्गों का विकास से ये अपने उत्पादों को, औद्योगिक क्रांति से निर्मित उत्पादों को विश्व के अन्य देशों में भेजने में आसानी प्राप्त हुई और कच्चे माल को भी आसानी से प्राप्त कर सकता था। श्रमिक वर्ग का उदय। कृषि क्षेत्र में सुधार और खेती की आधुनिक तकनीकों ने बहुत से किसानों को उनके पारंपरिक काम से वंचित कर दिया। ये लोग शहरों में आकर कारखानों में काम करने लगे, जिससे उद्योगों को श्रम शक्ति मिली। देखो क्या हुआ कि जब कृषि में उन्नत तकनीकें आ गई तो कृषि में जो लोग कार्य कर रहे थे उनकी संख्या कम हुई। जब कृषि में संलग्न लोगों की संख्या कम हुई तो वो लोग बेरोजगार होने लगे, तो वो क्या करने लगे, शहरों में आकर रहने लगे, है ना। शहरों में आकर रहने लगे, है ना, शहरों में आकर रहने लगे और कारखाना पद्धति का विकास हो गया, है ना। कारखाना पद्धति का विकास हुआ, अर्थात एक जगह श्रमिकों को रखकर उत्पादन किया जाने लगा। कारखाना पद्धति के विकास ने भी औद्योगिक वर्ग को, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा प्रदान किया, है ना। और एक श्रमिक की अवधारणा भी आने लगी कि कारखाना में जो काम कर रहे हैं वो श्रमिक कहलाने लगे। नेक्स्ट आता है साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति ने नए बाजारों की खोज की और औद्योगिक उत्पादों की मांग को बढ़ाया। उपनिवेशों से सस्ता कच्चा माल भी इंग्लैंड के उद्योगों को मिला। ये जो मैं अभी पहले बता रहा था कि जो साम्राज्यवादी विस्तार था इनका,
उससे भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। जैसे भारत भारत निर्मित उत्पादों का एक बाजार था, है ना, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का एक बाजार था, है ना। इसी संदर्भ में अगर आपने भारतीय इतिहास के जो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन देखा हो, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, है ना, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन भारत में क्यों हुआ? क्योंकि भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं आ गई थी, इसलिए भारत में जो देसी रियासतों के संरक्षण में हस्तशिल्प उद्योग चल रहे थे वो इस प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ, वर्तमान में जो भारतीय कारीगर है वो चीन द्वारा निर्मित उत्पादों की तुलना में, मतलब चीनी जो उत्पाद है उनकी तुलना करने में काफी चैलेंज होता है ना। चीनी उत्पाद इतने सस्ते हैं, मार्केट में आप जाकर खरीदेंगे तो वो काफी सस्ते होते हैं। भारतीय श्रमिक वर्ग ऐसे उत्पादन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि चीनी उत्पाद जो भारतीय बाजारों में वर्तमान में देखा जाए तो चीनी उत्पादों की भरमार हो गई है ना। तो ये उस संदर्भ में देखा जा सकता है। नए विचार और शिक्षा, पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव से यूरोप में नई सोच और शिक्षा का प्रसार हुआ। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी आविष्कारों के प्रति रुचि बढ़ी, जिससे औद्योगिक क्रांति को गति मिली। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रबोधन और पुनर्जागरण कालीन जो शिक्षा या तर्कवाद को जो बढ़ावा मिला था, उसने भी औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार किया। अब एक प्रश्न आता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई, अन्य यूरोपीय देशों में क्यों नहीं हुई, है ना। तो इसका अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इंग्लैंड में होना कई कारकों का परिणाम था। इंग्लैंड में ऐसी स्थितियां और संसाधन उपलब्ध थे जिन्होंने इसे औद्योगिक क्रांति को जन्म स्थान बनने में मदद की, है ना। कुछ कारण हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के, जैसे कृषि सुधार। कृषि सुधार इंग्लैंड में 18वीं सदी के दौरान कृषि में बड़े सुधार किए गए। एनक्लोजर मूवमेंट के तहत छोटे किसानों की भूमि को बड़े कृषि क्षेत्रों में बदल दिया गया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और अतिरिक्त श्रम शक्ति उपलब्ध हुई। इसने उद्योगों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर उपलब्ध कराए। मतलब क्या हुआ कि कृषि में व्यापक सुधार किए गए। व्यापक सुधार करने से क्या हुआ, कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और कृषि में जो संलग्न लोग थे उनकी संख्या भी कम हो गई। अब जो कृषि में संलग्न लोग कम थे वो उद्योगों की ओर उन्नत हुए और औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार हुआ। ऐसे सुधार किसी अन्य यूरोपीय देशों में तात्कालिक स्तर पर नहीं देखे गए थे। कच्चे माल की प्रचुरता, इंग्लैंड में कपास, कोयला, लोहे जैसे कच्चे माल की प्रचुरता थी। कोयले की प्रचुर उपलब्धता ने ऊर्जा संकट को दूर किया और इसे उद्योगों के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना दिया। इसके अलावा कपास के लिए उपनिवेशों से आयात किया जाता था, है ना। कपास के लिए उपनिवेशों से आयात किया जाता था, जिससे कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन मिला। देखो आपने देखा होगा कि पहले जो ब्रिटेन है वो अमेरिका से कपास मंगाता था, लेकिन वहां पे जब गृह युद्ध छिड़ गया था शायद, तो उस कारण वहां से कपास की मांग कम हो गई थी और ये कपास की मांग भारत के दक्कन क्षेत्र से पूर्ति की जाने लगी थी। इसी संदर्भ में आपने दक्कन के दंगे देखा होगा कि जब वहां पे गृह युद्ध, अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है तो अमेरिका और ब्रिटेन के कपास आयात जो मंगाया जाता था वो सामान्य स्थिति में लौट जाता है। परंतु भारत में जो दक्कन क्षेत्र में कपास की जो कपास से वो लगान जो ली जाती थी वो काफी बढ़ा दी गई थी, है ना, बढ़ा दी गई थी। और जब ये अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ था तो इन दोनों की स्थिति सामान्य हो गई थी, ब्रिटेन और अमेरिका की। परंतु भारत से जो है निर्यात में कमी होने लगी थी, है ना, भारत से जो निर्यात में कमी होने लगी थी और लगान की दर ज्यादा थी। तो इससे क्या हो गया, जो दक्कन के किसान थे वो भड़क गए और दंगे करने लगे, है ना, दंगे करने लगे। इसे दक्कन के दंगे नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को दक्कन के दंगों के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास में एक काफी महत्वपूर्ण घटना है, दक्कन के दंगे, है ना। आप अगर मॉडर्न इंडिया देखेंगे तो दक्कन के दंगे इसी संदर्भ में होते हैं। नेक्स्ट आता है बड़ी उपनिवेशिक साम्राज्य, है ना। जो ब्रिटेन था वो एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य को लिए हुए था। इसके जो उपनिवेश थे पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इंग्लैंड के पास बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य थे जिससे उन्हें सस्ता कच्चा माल और बड़ी विदेशी बाजार मिलते थे। ये औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर निर्यात के अवसर प्रदान करता था। तो ये भी एक था औपनिवेशिक साम्राज्य। सीधा सा मतलब एक उपनिवेश फैले हुए तो वहाँ उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाया जाएगा और इंग्लैंड में वस्तुएं बनाई जाएगी और उन वस्तुओं को उपनिवेशों के बाजारों में भेजा जाएगा। श्रम शक्ति उपलब्ध थी। इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि
और कृषि सुधारों ने ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को शहर की ओर आकर्षित किया। इससे शहरों में श्रम शक्ति मतलब शहरों की श्रम शक्ति कोई कमी नहीं रही, जो कारखाना उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण थी। मतलब ये कह सकते हैं कि श्रम शक्ति जो जनसंख्या वृद्धि हुई और कृषि के सुधार हुआ, इससे उद्योगों के लिए जनसंख्या उपलब्ध हुई, अर्थात श्रमिक उपलब्ध हुए। नेक्स्ट, पूंजी का संग्रह। व्यापार और उपनिवेशों से प्राप्त मुनाफे ने इंग्लैंड में पूंजी का विशाल संग्रहण किया। इसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का विकास हुआ, जो उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके, है ना। ये भी औद्योगिक क्रांति का काफी महत्वपूर्ण कारण है इंग्लैंड में होने का। प्रौद्योगिकी और नवाचार। इंग्लैंड में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार का समर्थन था। जेम्स वाट का भाप इंजन, हार्विक्स का स्पिंजन जेली और अन्य आविष्कारों ने उत्पादन प्रक्रिया में क्रांति ला दी। इंग्लैंड में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन करने वाली संस्कृति का विकास हुआ, है ना। ये जो विकास हो रहा था प्रौद्योगिकी और नवाचार, ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इंग्लैंड में जो राजनीतिक स्तर था वो काफी परिपक्व था, है ना। राजनीतिक स्तर काफी परिपक्व था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अन्य जो देश थे वहां पे या तो तानाशाही शासन चल रहा था, है ना, तानाशाही शासन था, या कोई वो युद्ध से ग्रसित थे, या राजाओं का शासन था, है ना, यह निरंकुश शासन था। तो ये स्थितियां अन्य सभी देशों में व्याप्त थी। लेकिन ब्रिटेन में क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन तो था, लेकिन वो राजा संसद की इच्छा के अधीन था, है ना। मतलब जनता का शासन था, जनता में मतलब संसद थी वहां पे, तो संसद के अनुसार कार्य होता था, है ना। और वहां पे लोग प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए थे। भौगोलिक स्थिति को अगर देखें, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति समुद्री मार्गों की नजदीकी और व्यापार के लिए उपयुक्त बंदरगाहों की मौजूदगी ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड की जलवायु और स्थलाकृति भी औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल थी। भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो इंग्लैंड चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। किसी मतलब कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ पे ये मतलब जैसे मान लो अगर भारत का उदाहरण देखें तो भारत के आसपास के पड़ोसी देश ऐसे हैं जो युद्धग्रस्त थे, जैसे बांग्लादेश है, वहां पे अभी तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान की स्थिति खराब है, और श्रीलंका एक गरीब देश है बेचारा, और अन्य जैसे म्यांमार में भी सैन्य तख्ता पलट चलता रहता है। ये स्थिति मतलब म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट चलता रहता है। तो ये स्थिति को अगर देखा जाए तो भारत की ऐसी भौगोलिक स्थिति नहीं है कि वो मतलब व्यापक स्तर पर अपने आसपास के लोगों को समर्थन प्राप्त कर सके, परंतु इंग्लैंड में ऐसी स्थिति थी। वहां आसपास ऐसा कुछ वातावरण नहीं था, सब ना तो उनको किसी के आक्रमण का भय था इंग्लैंड वालों को, ऐसी स्थिति उनकी थी, भौगोलिक स्थिति। इसी कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक मानसिकता का काफी विकास था। इंग्लैंड में उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा था और यहाँ वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया जाता था। नए आविष्कारों और खोजों को समाज में सम्मान और समर्थन प्राप्त था, जिससे नवाचार की एक सकारात्मक संस्कृति का विकास हुआ। इंग्लैंड में क्या होता था? शिक्षा प्रणाली काफी मजबूत थी, है ना। शिक्षा प्रणाली, वहाँ के विश्वविद्यालय जो नवाचार को काफी बढ़ावा देंगे। आप भी अगर आज भी अगर आप देखेंगे तो लोग बाग इंग्लैंड की जो शिक्षा प्रणाली है वो काफी मजबूत है ना। एक क्यूएस रैंकिंग आती है, क्यूएस रैंकिंग होती है जो वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय की शिक्षा को मापती है, उसमें इंग्लैंड के काफी विश्वविद्यालय शामिल है। भारत का अगर आप इसको भारतीय संदर्भ में देखिए तो क्यूएस जो रैंकिंग आती है उसमें भारत का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं है ना। टॉप 100 में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो भारत के लिए एक दुखद बात है कि भारत में शिक्षा का स्तर काफी निम्न बना हुआ है, आईआईटी आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी। नेक्स्ट आता है मजबूत शासन व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता। ये मैं पहले बता चुका हूँ, शासन व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता भी थी। इंग्लैंड में एक स्थिर और सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी जो व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहित करती थी। कानून व्यवस्था की मजबूती और निजी संपत्ति की सुरक्षा ने उद्यमियों को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। देखो, निजी संपत्ति की सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति अपना उद्यम स्थापित कर रहा है ना, उद्यम स्थापित कर रहा है, अगर सरकार उसके उद्यम को प्रोत्साहन नहीं देगी या वो अगर संपत्ति अर्जित कर रहा है तो उसको अगर संरक्षण नहीं देगी तो वो क्यों करेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे देश है, अगर कोई व्यापारी ऊपर उठता है तो उसको गिरा दिया जाता है। तो ये ऐसा वहां पर नहीं था इंग्लैंड में मतलब इस तरह का कोई नहीं था। वहां पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, है ना। शासन, सरकार, सब लोग
प्रतिस्पर्धा में थे और विकास को बल प्रदान कर रहे थे। नेक्स्ट आता है सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता मौजूद थी। इंग्लैंड में 18वीं सदी में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का आनंद लिया, जो उद्योग और व्यापार के विकास के लिए आवश्यक था। यहाँ धार्मिक और राजनीतिक तनाव अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में कम थे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। अन्य देशों में जैसे चर्च का प्रभुत्व था, यहाँ पे भी था, लेकिन इतना ज्यादा रूढ़िवादी चर्च नहीं था। यहाँ लोग प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़ गए थे, वो तर्कवाद पर बढ़ावा देने लगे थे, रीजनिंग पावर की उनकी मजबूत हो चुकी थी। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणाम, है ना। औद्योगिक क्रांति के परिणाम हम विभिन्न संदर्भों में देखेंगे, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, वैचारिक, है ना। इस तरह से औद्योगिक क्रांति के परिणाम गहरे और व्यापक थे, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन लाए या बदलाव लाए। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग का उदय हुआ। आधुनिक युग का उदय हुआ। कुछ परिणामों को हम देखते हैं। जैसे आर्थिक परिणामों को अगर देखें, उद्योगों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने कुटीर उद्योगों को बड़े कारखानों में बदल दिया। उत्पादन प्रक्रियाएं मशीनीकृत हो गई, जिससे उत्पादन को गति और मात्रा में वृद्धि होगी। मतलब मशीनें लगने लगी और बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, है ना। बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, है ना। जैसे कपास से वस्त्र उद्योगों को निर्माण मिला, है ना। बड़े बड़े कारखाने लगने लगे। नए उद्योगों का उदय होने लगा, जैसे कपड़ा, लोहा, इस्पात, कोयला उद्योगों के साथ साथ रसायन, परिवहन और बिजली जैसे नए उद्योगों का विकास हुआ, जो पहले कभी देखे ही नहीं जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती मात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड जैसे देशों ने अपने औद्योगिक उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात किया, है ना। अपने औद्योगिक उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात किया। इससे क्या हुआ, इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई और वहां पे समृद्धि फैली। बाजार अर्थव्यवस्था का विकास। औद्योगिक क्रांति ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया, जिसमें प्रतिस्पर्धा, मांग और आपूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारित होने लगे, है ना। मतलब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाने लगा, मांग आपूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारित होने लगे, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ और हानि दोनों है ना। अगर विस्तृत रूप में देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, है ना। ये जो मैं बता रहा था, पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को मजबूती दी। उद्योगपति और व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर पूंजी का संग्रह किया, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी। आर्थिक असमानता कैसे बढ़ी कि जो पूंजीपति लोग थे वो अमीर होते गए और गरीब की हालत बदतर होती गई, है ना। ये इसमें कहा जा सकता है। सामाजिक परिणाम क्या है? शहरीकरण। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर चले गए। इससे शहरों में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। मतलब बड़े बड़े शहर बनने लगे औद्योगिक इकाइयों के परिणाम स्वरूप। नया श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसे प्रोलेटेरिएट कहा गया। इन मजदूरों को अक्सर कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक कार्य करना पड़ना था। एक श्रमिक वर्ग उदय हुआ, है ना। अब जैसे कह सकते हैं मलिन बस्तियां निर्मित होती है ना। मलिन बस्तियां निर्मित होती है बड़े बड़े शहरों में, और ये मलिन बस्तियां कहाँ होती है? उद्योगों के समीप स्थापित होती है। इनके कारण इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में वो होता है, चैलेंज आता है। जीवन स्तर में बदलाव। हालांकि शुरुआती दौर में मजदूर वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे जीवन स्तर में सुधार भी किया। उत्पादन बढ़ने से वस्तुएं सस्ती हुई, जिसमें आम लोगों की पहुंच में अधिक चीजें आ गई, है ना। मतलब आरामदायक वस्तुएं भी बनने लगी। अगर आप उदाहरण देखें, जैसे मोटरसाइकिल का निर्माण हो गया, है ना। मोटरसाइकिल तो लोगों को पैदल चलने से छुटकारा मिला, है ना। साइकिल का निर्माण हो गया, कारों का निर्माण होने लगा, है ना। वस्त्रों का निर्माण होने लगा व्यापक स्तर पर। तो ये सब चीजें हैं जो इसमें देखी जाती है। महिलाओं और बच्चों का श्रम, है ना। महिला और बच्चों का श्रम। औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों का श्रम कारखानों में बढ़ गया। उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे श्रम कानूनों की मांग उठी, है ना। नेक्स्ट आता है शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि, है ना। शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि से क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण शिक्षा का महत्व बढ़ा और कई देशों में अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू की गई। इससे समाज में जागरूकता और साक्षरता के स्तर में वृद्धि हुई। राजनीतिक परिणाम को देखें,
तो श्रमिक आंदोलन का जन्म हुआ कठिन कामकाजी परिस्थितियों और कम मजदूरी के विरोध में मजदूर संगठनों और यूनियनों का उदय हुआ। ये संगठन श्रमिक अधिकारों की रक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संघर्ष करने लगे, है ना। श्रमिक संगठन बने, श्रमिक आंदोलनों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। सामाजिक सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणामों के कारण कई सुधार आंदोलन हुए। बाल श्रम, महिलाओं की स्थिति और श्रमिकों के अधिकारों के सुधार के लिए संघर्ष किए गए। लोकतांत्रिक विचारों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ। नागरिक अधिकार, समानता और न्याय की मांग ने राजनीतिक सुधारों को जन्म दिया, जिससे लोकतंत्र को बल मिला। साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। नए बाजार और कच्चे माल की आवश्यकता ने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा दिया। प्रदूषण में वृद्धि हुई। कारखानों और उद्योगों की स्थापना के कारण वायु, जल, भूमि प्रदूषण में वृद्धि हुई। कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों के बड़े पैमाने पर उपयोग पर्यावरणीय नुकसान का कारण बने, है ना। पर्यावरणीय प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। औद्योगिक क्रांति के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ। कोयला, लोहा और अन्य खनिजों का अत्यधिक उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की कमी का कारण बना। शहरीकरण और पर्यावरण पर प्रभाव। तेजी से शहरीकरण और उद्योगों की स्थापना के कारण हरित क्षेत्रों में कमी आई। इससे वन्य जीवों और पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक और वैचारिक परिणामों को अगर देखें तो वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति हुई। औद्योगिक क्रांति के दौरान विज्ञान और तकनीकी में बड़ी प्रगति हुई। नई खोजों और आविष्कारों ने समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया और जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया। उपभोक्तावाद का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उपभोक्तावाद की संस्कृति में वृद्धि हुई। अधिक उत्पादन ने अधिक खपत को बढ़ाया। उपभोक्तावाद को हम ऐसे समझ सकते हैं कि विलासिता की चीजें बढ़ती गई। लोग पैदल चलने की जगह कार से चलने लगे, है ना। और खाद्यान्न के लिए फूड प्रसंस्करण बनने लगा, मतलब पैकेज्ड खाने की मांग बढ़ने लगी, है ना। पैकेज्ड खाने की मांग बढ़ने लगी। कला और साहित्य में बदलाव आ गया। औद्योगिक क्रांति ने कला और साहित्य को भी प्रभावित किया। इसने यथार्थवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया और श्रमिक वर्ग के जीवन पर आधारित साहित्य का उदय हुआ, है ना। नए नए पॉप संगीत आ गए, है ना, पॉप संगीत आ गए इस तरीके से। वैश्विक परिणामों को अगर देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। दुनिया भर के देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत हुए, है ना। असमानता का विस्तार हुआ। औद्योगिक क्रांति ने विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ाया। विकसित देशों ने तकनीकी और औद्योगिक लाभ उठाते हुए विकासशील देशों पर प्रभुत्व जमाया। विश्व स्तर पर औद्योगिकरण। औद्योगिक क्रांति के कारण अन्य देशों ने भी औद्योगिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। इससे विश्व भर में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, है ना। विश्व स्तर पर भी उद्योगों को बढ़ावा मिला। अन्य देशों में वो मशीनीकरण को बल प्राप्त हुआ, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन देशों पे भी फिर मशीनीकरण का प्रभाव बढ़ने लगा। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन, व्यापार और समाज को व्यापक रूप से बदल दिया, जिससे आधुनिक उद्योगों का उदय हुआ। हालांकि इसने आर्थिक प्रगति और जीवन स्तर में सुधार किया, लेकिन इसके साथ सामाजिक असमानता, श्रमिकों की कठिनाई और पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ी, जो आज भी चुनौती बनी हुई है ना। जैसे आप अगर देखेंगे वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और उद्योगों के जो व्यापक प्रचार प्रसार पर नियंत्रण लगाया जा रहा है ना। अनियंत्रित औद्योगिकीकरण को रोका जा रहा है। अब एक प्रश्न आता है यूपीएससी के मेंस लेवल पर, औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के चरित्र और संस्कृति में परिवर्तन लाया, टिप्पणी कीजिए, है ना। औद्योगिक क्रांति ने चरित्र और संस्कृति में परिवर्तन लाए का कहने का तात्पर्य ये कि औद्योगिक क्रांति ने किस तरह से इंग्लैंड के समाज में परिवर्तन किया, है ना। इंग्लैंड के समाज में परिवर्तन किया, वहाँ के जो रहन सहन, खान पान की जो तकनीकें थी और वैश्विक स्तर पर इससे लोगों को क्या प्रेरणा मिली, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के चरित्र और संस्कृति में गहरे परिवर्तन किए। इसने पारंपरिक कृषि आधारित समाज को उद्योग आधारित समाज में बदल दिया, जिससे न केवल आर्थिक ढांचा बदला बल्कि समाज के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ा।
जैसे हम देखें कि सामाजिक संरचना में क्या हुआ, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, शहरीकरण का विकास हुआ। सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत अगर देखें तो परिवार और सामाजिक जीवन हुआ, मतलब एकल परिवार की अवधारणा में वृद्धि हुई, है ना। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन इसने एकल परिवार को बढ़ावा दिया। उपभोक्तावाद संस्कृति में वृद्धि, मतलब खान पान की संस्कृति, है ना, विलासिता की वस्तुएं बनने लगी। शिक्षा और कला के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ। आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं में बदलाव आया, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। श्रमिक आंदोलनों का उदय हुआ। श्रमिक आंदोलन का उदय किन परिस्थिति में हुआ, जब कारखाना आधारित प्रक्रिया का निर्माण होता है, तो अगर जब कभी शोषण वगैरह होता है, श्रमिकों की स्थिति दयनीय होती है, तो बहुत सारे श्रमिक मिलके एक संगठन बना लेते हैं और इस संगठन को मान्यता दे दी गई ब्रिटेन में किस तरह की हड़तालें की जा सकती है, तो श्रमिक आंदोलन का उदय हुआ। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण में बदलाव आया, जैसे धार्मिक प्रभाव, लोग तर्कवाद पर बढ़ावा देने लगे, है ना। जो धर्म में रूढ़िवादी तत्व थे, है ना, कि कोई भी चीज भगवान की दी हुई है, इस तरह से बातें कम होने लगी और तर्कवाद पर बढ़ावा दिए जाने लगा। नैतिकता में भी व्यापक परिवर्तन आया, है ना। लोग तर्क के आधार पर नैतिक होने लगे, है ना, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, अपने तर्क के आधार पर की जाने लगी। जीवन स्तर में सुधार होने लगा, परंतु बहुत सारी चुनौतियां भी उत्पन्न होने लगी। तो ये सब था। इस प्रश्न का आंसर इस संदर्भ में आप लिख सकते हैं। एक और प्रश्न हम देखेंगे इसी संदर्भ में कि औद्योगिक क्रांति ने स्थायित्व के स्थान पर गतिशीलता को रखा। टिप्पणी कीजिए, है ना। औद्योगिक क्रांति ने स्थायित्व के स्थान पर गतिशीलता को रखा, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो मान लो कोई चीज स्थायी है, जैसे इंग्लैंड में जो चीजें पहले से चली आ रही थी उसको समाप्त करके एक गतिशीलता बनाई, है ना। प्रत्येक चीज में परिवर्तन को बल देते हुए गतिशीलता रखा, है ना। जैसे पानी अगर गतिशील है तो वो अपनी धारा प्रवाह बनाए रहता है और वो हमेशा सुगम बना रहता है। इस तरह से इस संदर्भ में कहना चाहते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। औद्योगिक क्रांति ने स्थायित्व के स्थान पर गतिशीलता को प्राथमिकता दी, जिससे समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन के कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए। ये परिवर्तन तेजी से हुए और इसके प्रभाव गहरे थे, जिससे स्थायी ढांचा और परंपराओं की जगह एक लगातार बदलते हुए समाज ने ले ली। इस परिवर्तन को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे आर्थिक गतिशीलता को अगर देखें तो उद्योगों का विकास हुआ, बहुत सारे उद्योग धंधे खोले गए। व्यापार और वित्तीय प्रणाली में बदलाव आया, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में काफी उन्नति हुई, है ना। बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति हुई, है ना। बीमा, लोगों का बीमा किया जाने लगा, मजदूर संगठनों का। इस तरीके से सामाजिक गतिशीलता है, शहरीकरण में वृद्धि हुई, प्रवासन होने लगा, प्रवासन ग्रामीण शहरी होने लगा, है ना। ग्रामीण के लोग शहरों में जाने लगे, शहरों में रहने लगे। श्रमिक वर्ग का उत्थान हुआ, जो मैंने अभी बताया था। परिवार और सामाजिक जीवन में परिवर्तन आने लगे, है ना। परिवार पहले संयुक्त हुआ करते थे, फिर एकल परिवर्तन आने लगा। सामाजिक जीवन में बदलाव आने लगा, लोग, है ना, डिजिटल तकनीकों से जुड़ने लगे, है ना, डिजिटल तकनीकों से जुड़ने लगे। इस तरीके से गतिशील चीजें होने लगी। राजनीतिक गतिशीलता बढ़ गई, श्रमिक आंदोलन और सुधार होने लगे, लोकतंत्र और राजनीतिक सुधार होने लगे। सांस्कृतिक और वैचारिक गतिशीलता में वृद्धि, वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार में वृद्धि होने लगी, संस्कृति में परिवर्तन आने लगा। पर्यावरण गतिशीलता में वृद्धि हुई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहनों के लिए नियम कानून बनने लगे। इस तरीके से शिक्षा और कौशल में परिवर्तन हुआ, नए कौशल की मांग होने लगी, मतलब जो जितना कौशल या स्किलफुल पर्सन होगा उतने उतने पैसे दिए जाएंगे। इस तरीके से औद्योगिक क्रांति ने स्थायित्व के स्थान पर गतिशीलता को रखा, ये हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें हमने पूरा औद्योगिक क्रांति के रूप में जान लिया। अगले वाले वीडियो में हम इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।